तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। आखिर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट्स इंपॉर्टेंस और ऐसे कौन कौन से की पॉइंटर्स होते हैं जो ये डिराइव करने में हमारी मदद करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिर होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये बेसिकली हर एक कंट्री का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसमें वो उस साल के जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस कंट्री के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, उसे वो एक जगह अकाउंट के तौर पे रखता है और इसे ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transaction between a country and the rest of the world during a specific time period, जो कि typically एक financial year होता है। The next point to consider is that the BOP follows the double entry bookkeeping system, ensuring that every transaction is recorded as both a credit and a debit entry, thereby maintaining balance। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक में यहाँ पे तराजू का इतना फोटो बार बार क्यों आ चुका है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम में ही बैलेंस है और यहाँ पे बैलेंस क्या होता है, हर एक कंट्री का क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। हर एक कंट्री के कुछ पेमेंट्स होते हैं जो वो इंटरनेशनली करता है और बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स होते हैं वो जो रिसीव करता है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसे ही एक अकाउंटिंग फॉर्म में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तौर पे रखते हैं, जहां पे एक अकाउंट हमारा दिखाएगा कितना पैसा हमारे पास आया और वो जाएगा क्रेडिट में, और एक अकाउंट दिखाएगा कितने पैसे हमारे देश से गया बाहर और वो जाएगा हमारे डेबिट में, और अंतिम में इसे ही हम बैलेंस करेंगे। तो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, जितने पेमेंट एक कंट्री से बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं उनका बैलेंस करना। तो जो इसका अकाउंट है उसे हमेशा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तौर पे रखा जाता है, जहां पे एक जगह क्रेडिट होगा और एक जगह डेबिट होगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिवाइड किया गया है दो मेन कंपोनेंट्स में, करेंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। तो आइए अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसा हमने अभी देखा, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। और ये हम लोग ने बजट वाले पार्ट में भी देखा था, करेंट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। तो जहां कहीं भी अगर एसेट से रिलेटेड कुछ चेंज हो, लाइबिलिटीज से रिलेटेड कुछ चेंज हो, तो वो हमारा आता है कैपिटल अकाउंट में, जबकि करेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। तो एसेट से चेंज क्या होगा, या तो कंट्री का एसेट बढ़ेगा घटेगा, मतलब कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ यहाँ पे एसेट बिल्डअप होगा। लाइबिलिटीज में क्या है, या तो कंट्री ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा, पैसे बाहर से एक तरीके से लाइबिलिटीज के तौर पे उठाएगा। तो हमेशा इस तरीके से याद रखना है, कैपिटल अकाउंट में क्या चेंजेस होता है, किसी भी चीज के किसी भी एंटिटी के एसेट्स और लाइबिलिटीज में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। ये हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। और करेंट अकाउंट बेसिकली होता है जो करंटली चलता रहता है ऑन अ डेली बेसिस, जैसे कि ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज। तो अगर देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन हेड्स में डिवाइड किया गया है, इन हेड्स में इनकी बुक कीपिंग होती है। तो करेंट अकाउंट में हमारे पास आता है ट्रेड इन गुड्स, जितने भी हम लोग गुड्स ट्रेड करते हैं एक दूसरे कंट्री के साथ। ट्रेड इन सर्विसेज, हम बहुत सारे सर्विसेज में भी ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया। तो इन सबको ट्रेड इन सर्विसेज में रखा जाता है। फिर आता है हमारा इनकम फ्लोज और लास्टली आता है हमारा ट्रांसफर। इसमें इन तीनों को, जो कि हमें दिखता नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस, इसे हम लोग बोलते हैं इनविजिबल्स। और क्योंकि जो गुड्स होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ये हमें दिखता है, तो इसे हम लोग विजिबल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये भी एक ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है विच यू मस्ट नो। उसी तरीके से जब हम लोग कैपिटल अकाउंट देखते हैं तो कैपिटल अकाउंट में हमारा आता है एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बायलैटरल लोन्स, मल्टीलैटरल लोन्स, ईसीबीज यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बैंक अकाउंट्स एंड बाय एंड सेल ऑफ एसेट्स। तो अपने इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद करेंट अकाउंट। तो हमने अभी देखा करेंट अकाउंट में क्या क्या थे। तो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इनकम फ्लोज एंड ट्रांसफर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेड इन गुड्स के साथ। तो ट्रेड इन गुड्स क्या है, दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स
तो जितने भी गुड्स हम लोग फिजिकली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं हमारे कंट्री से, उन सारे के अकाउंट्स को यहाँ पे लिखा जाता है द ट्रेड इन गुड्स वाले कैटेगरी में, इस कंपोनेंट में। और द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट इज नोन एज द ट्रेड बैलेंस। और उन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा, जो हमारा डिफरेंस आएगा, वही बताएगा कि हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट सपोज कि अगर हम लोग 500 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं और 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा ट्रेड बैलेंस क्या होगा? 2000 माइनस 500 यानी 1500 करोड़ का। ओके। और ये हम लोग ने इंपोर्ट किया था 500, एक्सपोर्ट किया था ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ट्रेड बैलेंस हमारा क्या होगा? सरप्लस होगा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज ट्रेड बैलेंस, और ये था ट्रेड इन गुड्स। Now moving on to our next component, that is trade in services. So this components include services like tourism, transportation, software exports and financial services. तो इसमें हम लोग हमारे कंट्री से जितने सारे टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, बेसिकली जितने भी सर्विसेज में पेमेंट हमारे पास आते हैं, उनको लिखते हैं। और जितने पेमेंट हमारे बाहर जाते हैं इन सेम सर्विसेज के लिए, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल, बैंकिंग सर्विसेज, उन सबको हम लोग आउटफ्लो में रखते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ था, यहाँ भी कुछ इनफ्लो होगा और कुछ आउटफ्लो होगा। कुछ पैसे आएंगे हमारे पास और कुछ पैसे जाएंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है इनकम फ्लोज। तो इनकम फ्लोज में क्या होता है? दिस कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर द इनकम अर्न बाय इंडियंस। ये हमें याद रखना है, जितना भी इनकम इंडियंस को उनके इन्वेस्टमेंट पे होता है, और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो अब्रॉड पे होना चाहिए, मतलब कंट्री के बाहर का जो इनकम है। उसी तरीके से कुछ फॉरेनर्स होंगे जिन्होंने इंडिया में कुछ इन्वेस्ट किया होगा, उनके पास भी कुछ ना कुछ इनकम आएगा। तो इन दोनों को हम लोग जहाँ पे बैलेंस करते हैं, वो आता है हमारा इनकम फ्लोज में। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स एंड वेजेस। तो ये सारे जितना भी इनकम किसी एक पर्सन को दूसरे कंट्री में होता है और दूसरा कंट्री वाले को इंडिया से होता है, उसका बैलेंस जब हम लोग निकालेंगे, तो उसे हम रखेंगे इनकम फ्लोज में। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ट्रांसफर्स। दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ऑफ मनी बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। मतलब यहाँ पे जो पैसे का ट्रांसफर हो रहा है वो यूनिलैटरल हो रहा है, मतलब सिर्फ एक जगह से आ रहा है, दूसरे जगह से जा नहीं रहा है। हम लोग ने देखा था गुड्स में, सर्विसेज में, इसमें क्या हो रहा था? पैसा आ रहा था और जा भी रहा था, मतलब इंपोर्ट हो भी रहा था, एक्सपोर्ट हो भी रहा था। बट ट्रांसफर्स में क्या होते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं मनी के। मतलब वो पैसा आ रहा है बट वापस नहीं जा रहा है। और ये कैसे हो सकता है? लेट सपोज कोई एक इंडियन वर्कर है जो कि अभी कहीं बाहर जाके दुबई वगैरह में काम कर रहा है। वो जब अपने फैमिली वाले को पैसा भेजेगा, तो वो वापस तो नहीं मांगेगा उसके लिए। तो वैसे पैसे को हम लोग किस में रखेंगे? ट्रांसफर्स में रखेंगे। ये क्या है? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ऑफ मनी है। वो जो 1000 दिनार अगर दे रहा है, तो वो उसे वापस नहीं चाहिए, वो एक बार में ही वो ट्रांसफर कर रहा है। इसे ही हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। जो पैसे अपने फैमिली वाले को यहाँ से जाने के बाद, कोई हमारा फॉरेन में जो काम करते हैं, वो अपने फैमिली वाले को जब पैसे पे करते हैं, तो दैट इज नोन एज रेमिटेंसेस। साथ ही साथ कुछ ऐसे फॉरेन एड भी होते हैं जो हर एक कंट्री को मिलते हैं। लेट सपोज यूएस बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ एक नया प्रोग्राम लेके आया है, और उसमें वो वैसे सारे डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ फॉरेन एड पैसे प्रोवाइड करता है, तो वो भी आएंगे ट्रांसफर्स में। साथ ही साथ अगर कंट्री को ग्रांट्स या फिर डोनेशंस मिलता है कहीं से, तो बेसिकली आप देख सकते हैं जितने भी इसमें पेमेंट की बात हुई है, वो उसका लाइबिलिटी हमें नहीं है कि हमें वापस लौटाना है, वो हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर है। बट द कैच इज दैट, जैसे अगर मान लेते हैं इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा यूएस वगैरह से बहुत फॉरेन एड मिलेगा, हमारे ग्रांट्स और डोनेशन मिलते रहेंगे। बहुत सारे हमारे वर्कर्स होंगे, हमारे एम्प्लॉयज होंगे जो बाहर काम करते हैं, वो रेमिटेंसेस भेजते रहेंगे। तो इसका क्रेडिट साइड तो हम लोग को दिख रहा है, डेबिट साइड क्या होगा? तो डेबिट साइड में ये होगा, हम लोग भी तो बहुत सारे फॉरेन एड देते हैं, जैसे कि नेपाल को, भूटान को, अफगानिस्तान को। बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया में भी आके काम करते हैं, वो भी यहाँ से पैसे ट्रांसफर करते हैं अपने फैमिली वाले को। तो वो होगा हमारा डेबिट साइड, और जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा क्रेडिट साइड। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे
कि आखिर करेंट अकाउंट बैलेंस होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग ने देखा अपने सारे कंपोनेंट्स को, तो करेंट अकाउंट बैलेंस में क्या होगा, जितने भी ट्रेड्स इन गुड्स हुए हैं, जितने भी ट्रेड्स इन सर्विसेज हुए हैं, जितना भी इनकम फ्लो हुआ है और जितना भी ट्रांसफर्स हुआ है, मतलब अभी तक हमने जितना देखा उसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा जाके करेंट अकाउंट बैलेंस मिल जाएगा। बट एक बात ध्यान देना है, हम लोग जब ये प्लस कर रहे हैं तो हम इसके नेट वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। मतलब इस ट्रेड इन गुड्स में हम लोग का ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर हमारा ज्यादा है तो प्लस होगा, अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो माइनस होगा। उसी तरीके से ट्रेड इन सर्विसेज भी हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इनकम फ्लोज भी हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और ट्रांसफर भी हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो आखिर ये करेंट अकाउंट बैलेंस का फॉर्मूला निकलता कैसे है? तो इट इज x माइनस एम प्लस एन आई प्लस एन टी। और ये सिंपल जो ऊपर अभी हम लोग लिखा वही है, बट इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में बस लिख दिया है। और अक्सर जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं था, जबकि वो सेम है। अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग देखें तो यहाँ पे x माइनस एम क्या डिनोट करता है? x इज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड m इज द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। x क्या है? जितने भी हम लोग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और m है जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों को माइनस किया है, फिर क्या जोड़ा है? NI, दैट इज नेट इनकम। मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग सिर्फ नेट वैल्यू देखेंगे, कितना इनकम यहाँ वाले को हो रहा है और कितना इनकम फॉरेन वाले को हो रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से, उसको माइनस करने के बाद आता है नेट इनकम। उसी तरीके से एनटी, दैट इज नेट ट्रांसफर। और ये जब हम लोग पूरा कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हमारा जो आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, और इसे ही हम बोलेंगे हमारा करेंट अकाउंट बैलेंस। तो करेंट अकाउंट बैलेंस दो हो सकता है, या तो ये सरप्लस हो सकता है या तो ये डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस कब होगा? जब हमारा प्लस में आएगा। और डेफिसिट कब होगा? जब हमारा माइनस में आएगा। So, if the total value of exports, income and transfer exceeds the total value of imports, India will have a current account surplus. हमारा current account surplus होगा। उसी तरीके से अगर हमारा टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, इनकम एंड ट्रांसफर ये एक्सीड करता है एक्सपोर्ट से, तो इंडिया का जो होगा वो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो एक सिनेरियो में हमारा प्लस होगा और एक सिनेरियो में हमारा माइनस होगा। तो ये तो बात हो गई करंट अकाउंट बैलेंस की। अब हम लोग आगे जाएंगे अपने दूसरे साइड वाले कंपोनेंट पे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और कैपिटल अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एफडीआई, एफपीआई, लोन्स, बैंक अकाउंट्स एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड बाय एंड सेल ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली ये 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट्स के। और करेंट अकाउंट्स के ही जैसा इसे भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एफडीआई और एफपीआई। आखिर ये दोनों होता क्या है? तो एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एफडीआई क्या होता है? इट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसा कि नाम ही बता रहा है। मतलब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है हमारे कंट्री के फिजिकल एसेट्स में या फिर बिजनेसेस में, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट इक्विटी स्टेक्स। और इक्विटी स्टेक्स हम लोग इक्विटी देखा था अपने फाइनेंस वाले में, क्या होता है? किसी भी कंपनी के शेयर्स। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई एक इन्वेस्टर है जो कि इंडिया से बाहर है और वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है एक नए बिजनेस में, उसके फिजिकल एसेट्स खरीदने में, मान लेते हैं उसका लैंड खरीदने में, मशीन खरीदने में, और या तो फिर बहुत ज्यादा इक्विटी खरीद लेता है, 50% स्टेक खरीद दिया उस कंपनी का। तो इसे हम लोग कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है और वो कंट्रोल पूरा का पूरा इन्वेस्टर के पास होता है। उसके पॉलिसी मेकिंग में कंट्रोल हो जाता है फिर इन्वेस्टर का। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कोई नया बिजनेस में आप फिजिकल एसेट्स में अगर खर्चा कर रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, लैंड लगा रहे हैं, तो वो 1 साल में तो आपको रिटर्न देगा नहीं, 2 साल में तो देगा नहीं। इट इज बेसिकली फॉर 10 टू 15 ईयर्स। और इस पे आपका कंट्रोल भी ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी ओनरशिप है।
अगर इंडिया की बात करें तो 10% या उससे ज्यादा स्टॉक अगर कोई खरीदता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर खरीदता है किसी भी कंपनी के, किसी भी लिस्टेड कंपनी के, तो वो काउंट होगा एफडीआई में। 10% से कम रहेगा तो वो आएगा एफपीआई में, बट अगर 10% से ज्यादा शेयर खरीदता है तो वो आता है हमारा एफडीआई में। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है बेसिकली इकोनॉमी पे? तो ये जॉब क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और हमारे इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेंथन करता है। अब जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो जाहिर सा बात है वहां पे जब वो लैंड खरीदेगा तो उस लैंड ओनर को पैसा मिला। अब जब वो मशीन्स बहुत सारे खरीदेगा तो उसमें क्या होगा, जितने भी मशीन्स वाले कंपनी है उनको पैसा मिलेगा। फिर वहां पे कुछ उसे लेबर चाहिए होंगे, उन लेबर को वो बेच देगा। उसके बाद वो पूरा प्रोडक्शन यूनिट एक बनाएगा, तो प्रोडक्शन में सारे जितने लोग रहेंगे, वर्कर्स होंगे, उनको जॉब मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं एफडीआई का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे इकोनॉमी पे। ये जॉब्स क्रिएट करता है और साथ ही साथ अगर मान लेते हैं यूएस का कोई इन्वेस्टर है, तो बहुत ऐसा टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करेगा इंडिया में भी। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूएस में लोग पैसा बना रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करके मैं इंडिया में बनाऊं। तो इस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। तो दिस इज बेसिकली एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए एफडीआई पे हमेशा सरकार का जोर रहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तो ये तो है एफडीआई। व्हाट अबाउट एफपीआई? तो एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, कोई बाहरी इन्वेस्टर यहाँ के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपने सुना होगा बहुत से कि मेरे पोर्टफोलियो में ये है, मेरे पोर्टफोलियो में तो ये इक्विटी का शेयर है, ये बॉन्ड है। तो इसीलिए इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, क्योंकि इससे बेसिकली इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए होते हैं। उसे अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होता है, और ये मंथ्स का भी हो सकता है, ईयर्स का भी हो सकता है। लेट सपोज कोई एक सेलिब्रिटी है जिसने देखा कि इंडिया में बहुत अच्छा अभी बिजनेस चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसके इन्वेस्टमेंट बैंकर ने इंडिया में 5 मंथ्स के लिए कुछ पैसे लगा दिए, और उस 5 मंथ्स के बाद उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 15% 20% हो गया, तो वो ये पैसे लेके निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म हुआ। ये मंथ्स तक भी हो सकता है, ईयर्स तक भी हो सकता है। और इस इन्वेस्टमेंट में उस इन्वेस्टर का कोई कंट्रोल नहीं होगा बिजनेस के ऊपर। उसका बस ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, वो एक तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है और छोड़ दिया है। और अगर इंडिया की बात करें तो अगर 10% से कम ओनरशिप है किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तो वो एफपीआई में कंसीडर होती है। और अगर वो उसने 11% का स्टॉक खरीद लिया, तो फिर वो क्या, एफपीआई उसका एफडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मेन इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में? हमारे इकोनॉमी में ये लिक्विडिटी को इंक्रीज करती है, मतलब पैसे का फ्लो को बढ़ाती है। अगर यहाँ के लेट सपोज जियो को कुछ पैसे चाहिए, तो जियो को पैसे देने के लिए अगर फॉरेन वाले भी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, लिक्विडिटी हाई होगा। जियो के पास बहुत सारे पैसे होंगे, उसको वो इन्वेस्ट कर सकता है अपने एसेट मेकिंग में और अपने ऑपरेशन में, अपने एक्सपेंशन में। तो लिक्विडिटी को इंक्रीज करने में एफपीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कभी बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर निकलती है, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो इसका मेन रीजन यही है, क्योंकि ये लिक्विडिटी बढ़ा के रखती है हमारे इंडियन मार्केट में, इंडियन कैपिटल मार्केट में। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लोन्स। तो लोन्स भी दो तरह के होते हैं, एक बायलैटरल लोन्स और एक मल्टीलैटरल लोन्स। और ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनिंग नेचर का है। बायलैटरल मतलब जहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, और मल्टीलैटरल जहाँ पे एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। तो बायलैटरल लोन्स क्या होता है? दे आर द फंड्स बोरोड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री ऑन अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस। जैसे कि इंडिया ने श्रीलंका को कुछ लोन्स दिए, या फिर इंडिया ने यूएसए से कुछ लोन लिए। तो यहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लोन्स का लेन देन कर रहा है, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। दीज लोन्स आर ऑफन प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पसेस, और ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या सोशल प्रोजेक्ट। जैसे कि श्रीलंका के केस में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए वो पैसे दिए थे, उसी तरीके से अफगानिस्तान में हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया था पैसा, डैम बनाने के लिए। तो ये सारे लोन्स किसके अंडर आते हैं? बायलैटरल लोन्स। और हमेशा हमें याद रखना है, इसमें भी कुछ क्रेडिट होगा, कुछ डेबिट होगा। कुछ लोन्स हम लोग ने दिए होंगे, कुछ लोन्स हम लोग ने लिए होंगे।
तो ये है हमारा बायलैटरल लोन्स का पेमेंट। दूसरा है हमारा मल्टीलैटरल लोन्स। अब जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, multilateral loans are funds borrowed by a country from the international financial institutions। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, या बहुत सारे रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये सारे डेवलपमेंट बैंक कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और ये अक्सर वैसे ही कंट्री को प्रोवाइड करते हैं जिनमें अभी कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं, टू सपोर्ट देयर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो वो सारे लोन किस कैटेगरी में आएंगे? मल्टीलैटरल लोन्स। और इसमें भी हमारा क्या होगा? कुछ क्रेडिट होगा, कुछ डेबिट होगा, कुछ पैसे आएंगे या जाएंगे। तो ये तो था पेमेंट्स फ्रॉम लोन्स, बायलैटरल लोन्स एंड मल्टीलैटरल लोन्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो आखिर ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होता क्या है? ECBs refer to loan taken by domestic entities from foreign lenders। जब हम लोग फॉरेन लेंडर से कुछ पैसे लेते हैं, लोन्स लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब इसके नाम पे आपको जाना है, नाम क्या है? कमर्शियल। तो ये लेगा कौन? ये लेंगे बहुत सारे यहाँ के बिजनेस ओनर्स। ये कमर्शियल बोरोइंग्स होगी। These loans can be either in the form of बैंक लोन्स और बॉन्ड इशुएंस। ये या तो बैंक लोन्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर बॉन्ड इशू के तौर पे होता है। एंड दे आर यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन। अगर किसी को बिजनेस एक्सपैंड करना है और वो फॉरेन से पैसे लेके आ रहा है, बोरो करके ला रहा है, किसी से इन्वेस्टर से उधार लेके आ रहा है, तो उस उधार को, उस लोन को हम लोग किस में रखेंगे? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आपको बस ये तीनों वर्ड पकड़ना है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कमर्शियल मतलब कॉमर्शियल पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से, और बोरोइंग्स मतलब लोन्स। तो इसका भी कुछ इनफ्लो होगा और कुछ आउटफ्लो होगा। इनफ्लो इसका क्या होगा? मान के चलते हैं अगर किसी इंडियन कंपनी ने $5 मिलियन का लोन लिया है किसी एक फॉरेन बैंक से, और उसे अपना एक नया फैक्ट्री सेटअप करना है, इस कारण से उसने लोन लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, तो ये इनफ्लो में आएगा। उसी तरीके से आउटफ्लो क्या होगा? जब अगर कोई एक इंडियन बैंक है, एसबीआई लेट सपोज, वो $5 मिलियन का लोन देता है एक फॉरेन कंपनी को, उसके एक प्रोडक्शन यूनिट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो यहाँ से एसबीआई से पैसा क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो ये क्या होगा? आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो इसी तरीके से हम लोग ईसीबीस का करते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो नेक्स्ट है हमारा बाई एंड सेल ऑफ एसेट्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ परचेज और सेल करते हैं फिजिकल एसेट्स में, सच एज रियल एस्टेट, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि अपने कंट्री में नहीं है, अपने कंट्री के बाहर है, दूसरे कंट्री में है। और उन सारे के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आते हैं बाई एंड सेल ऑफ एसेट्स में, और ये भी किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसेट से रिलेटेड चेंज हो रहा है। ओके, तो इसमें हमारा इनफ्लो कैसे होगा? लेट सपोज कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी इंडिया में खरीद रहा है 2 करोड़ का। तो उसने क्या किया? एसेट खरीदा है 2 करोड़ का। तो ये क्या होगा? ये पैसा फॉरेन से कहाँ आ रहा है? इंडिया आ रहा है। तो हम इस पैसे को कहाँ रखेंगे? इनफ्लो में। उसी तरीके से आउटफ्लो क्या होता है? अगर कोई एक इंडियन इन्वेस्टर है, वो एक रियल एस्टेट खरीद रहा है किसी फॉरेन कंट्री में $1 मिलियन में, तो वो क्या हो रहा है? वो पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, तो वो हम लोग किस में रखेंगे? आउटफ्लो में। तो दिस इज बाय एंड सेल ऑफ एसेट्स। तो अब हमारा लास्ट कंपोनेंट बचता है, दैट इज बैंक अकाउंट्स। तो जितने भी बैंक अकाउंट्स हेल्ड किए गए हैं नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा, उन सबको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही रखते हैं। और ये बैंक अकाउंट्स किसके किसके हो सकते हैं? तो पहला है एनआरई अकाउंट्स, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स, मतलब वो यहाँ पे रेसिडेंट नहीं है, वो बाहर के हैं। वैसे ही ये दूसरा नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, और फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ये 3 तरह के अकाउंट मेंटेन करते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसमें अगर पूछा जाए कि इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होता है पैसे का, तो इनफ्लो कब होगा? लेट सपोज कोई एक एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, उसने 10,000 ट्रांसफर किए फ्रॉम देयर फॉरेन बैंक अकाउंट टू एन एनआरई अकाउंट इन इंडिया। उनका एक नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है इंडिया में, और उन्होंने अपने 10,000 ट्रांसफर किए अपने फॉरेन वाले बैंक अकाउंट से यहाँ इंडियन वाले एनआरई अकाउंट में। तो ये क्या हुआ? पैसा बाहर वाले बैंक से हमारे वाले इस बैंक अकाउंट में आया, तो ये क्या होगा? इनफ्लो होगा। उसी तरीके से आउटफ्लो कैसे होता है?
अगर मान लेते हैं कोई एक इंडियन रेसिडेंट है, वो 5 लाख रुपए डिपॉजिट करता है एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में, मेंटेन्ड इन अ बैंक लोकेटेड ओवरसीज। लेट सपोज कोई एक फादर है जिसका कि बेटा यूएस में पढ़ रहा है, अब उसको उसके अकाउंट में पैसे देना है, तो यहाँ से अपने 5 लाख रुपए को डालेगा वो यूएस वाले में। तो ये क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगी, क्योंकि ये 5 लाख को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके बैंक भेजेगी बाहर। तो ये जो पैसा गया, ये क्या हुआ, इंडिया से बाहर गया। तो और ये किसके थ्रू गया, बैंक अकाउंट्स के थ्रू गया। तो इसको हम लोग रखेंगे बैंक अकाउंट्स में। और ये बैंक अकाउंट्स भी हमारे कैपिटल अकाउंट के ही पार्ट होते हैं। तो हमने देखा कितने कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट में। और अब इन कैपिटल अकाउंट का जब बैलेंस होता है, इसे हम लोग प्लस और माइनस करके एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द नेट, ये याद रखना है, द नेट डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज। जितना भी पैसा हमारा आया है और गया है, इनका जब हम लोग नेट वैल्यू निकालते हैं, तब जाके हमारा निकलता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। इट मेजर्स द ओवरऑल फ्लो ऑफ कैपिटल। ये याद रखना है कि ओवरऑल पूरा क्या हुआ, पैसा गया है ज्यादा या पैसा आया है ज्यादा कंट्री में। फ्लो ऑफ पेमेंट कैसे हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग का या तो सरप्लस हो सकता है या तो डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस कब होगा हमारा? इफ द क्रेडिट एंट्रीज इन द कैपिटल अकाउंट एक्सीड द डेबिट एंट्रीज। कि मतलब हमारा क्रेडिट हो रहा है ज्यादा और डेबिट हो रहा है कम। तो इसका मतलब हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस में क्या होगा, सरप्लस होगा, कुछ पैसे हमारे पास रह जाएंगे। या आप इसी तरीके से समझिए कि अगर आपका इनकम होता है 10,000 और आपका एक्सपेंड हो रहा है 5,000, तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा एक्सपेंड करने के बाद, वो क्या होगा, 5 के प्लस में होगा। यहाँ पे ये आपका सरप्लस बन रहा है। उसी तरीके से कंट्री के फॉर्म में भी ऐसे काम करता है। हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस सरप्लस कब होगा, जब हमारा क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम। अब अगर मान के चलते हैं कि आपका इनकम है 5K और आपका खर्चा हो रहा है 10K, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका माइनस में जा रहा है, आपको -5K में जा रहा है। और ये -5K में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका करेंट अकाउंट बैलेंस डिफिसिट है, या आपको पैसे कहीं से उधार लेके चुकता करने होंगे। तो उसी तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस डिफिसिट कब होगा? इफ द डेबिट एंट्रीज एक्सीड द क्रेडिट एंट्रीज, द कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल बी नेगेटिव, इंडिकेटिंग अ नेट आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। तो हमारा कैपिटल ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जाएगा। तो अब हमने देख लिया सारे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वापस आके आप देखते हैं कि आखिर इसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब मेंटेन हो जाए बैलेंस। मतलब इफ द सम ऑफ द करेंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज जीरो। मतलब आपका अगर 10K आपका खर्चा हो रहा है और आपका 10K ही आपका इनकम भी है, तो ये क्या हो गया, -0। ना आपके पास सरप्लस है ना डेफिसिट है। तो ये केस कब होता है, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में हो। ओके। और ये हम लोग पूरा का पूरा कंट्री के बैलेंस का बात कर रहे हैं। एक कंट्री के टोटल पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर इक्वल, वो बराबर हो जाते हैं उसके एक्सपोर्ट और अदर इनफ्लोस के। तो 10K माइनस 10K क्या हो जाएगा, 0। तो उसी तरीके से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। फिर आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होगा। इट अकर्स व्हेन द सम ऑफ द करेंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज पॉजिटिव। जब हमारा जो अल्टीमेट बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, दैट अ कंट्री इज रिसीविंग मोर फंड्स। कंट्री को फंड्स ज्यादा मिल रहे हैं फ्रॉम इट्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस देन इट इज पेइंग आउट। जितना वो दे रहा है उससे ज्यादा उसको मिल रहे हैं, तभी हमारा सरप्लस होगा। इट ऑफन implies एन accumulation ऑफ फॉरेन एसेट्स। तो सरप्लस का मतलब क्या है, कि हमारा खर्चा हो रहा है 5K ही, जा रहा है 5K, बट हमारा आ रहा है पैसा 10K। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 5K का प्रॉफिट हो रहा है, और ये 5K क्या हो जाएगा, सरप्लस। तो इस 5K को हम लोग क्या रखेंगे, कहीं एक बैंक में रख लेंगे, कहीं एक तिजोरी में रख लेंगे। और यही तिजोरी क्या होता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारा सरप्लस होता है वो हम फॉरेन एसेट्स के रूप में हमारे पास रहेगा। बट क्या होगा कि अगर डेफिसिट हो जाए, तो ये डेफिसिट कब होगा, जब हमारा सम ऑफ द करेंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नेगेटिव। जब इन दोनों का सम करके नेगेटिव आएगा, मतलब हमारा पैसा आ रहा है 5K, जा रहा है 10K, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा 5K। और इस सिनेरियो में क्या होगा,
हमारे पास जो पहले से पैसे सेव किए गए थे, उनमें से हम लोग को 5 के लेके देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। और अगर आपको याद होगा तो ये हुआ था हमारे साथ 1990 के समय, एलपीजी रिफॉर्म्स के समय। ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे? क्योंकि हमारा देश उस समय बीओपी क्राइसिस से गुजर रहा था। मतलब हमारे ये जो तिजोरी है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये पूरा का पूरा खाली होने के कगार पे था और हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, डेफिसिट को नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। उस समय हमारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने आके मदद किया था और हमारा सारा का सारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था। ये हम लोग ने देखा है अपने एलपीजी वाले वीडियो में। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे हुआ था, क्या रीजंस थे इसके। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से एसेट्स होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।